कल आपको उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता किसी पदार्थ की क्या होती है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को ही उत्सर्जकता कहते हैं। ठीक है ना। अगर किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए, ठीक है, किसी पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता E है तो उस विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए उसे हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर कोई एक स्पेशल तरंग दैर्घ्य फिक्स कर ले, जैसे 5678 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य फिक्स हो गई, तो उस विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए जो उत्सर्जन क्षमता होगी किसी वस्तु की वह उसकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। और किसी विशेष तरंग दैर्घ्य परास की बात करें कि इस तरंग दैर्घ्य से लेकर के इस तरंग दैर्घ्य तक, ठीक है, क्या उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा की मात्रा होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम ई लैम्डा में डेल्टा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये आपको नोट में लिखवाया गया था। पारगम्यता या पारगमन क्षमता बताया गया था कि किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है, पारगमित ऊर्जा की मात्रा, अर्थात जब किसी पृष्ठ पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो उसका कुछ भाग जो है वह एब्जॉर्ब होता है, कुछ भाग उसका एमिशन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, और कुछ भाग पारगमित होता है। तो पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा का जो रेशियो होता है उसे हम उस पदार्थ की पारगम्यता कहते हैं या उसको पारगमन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको बताइए थी। आज आपको जानना है अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता या इसको हम अवशोषकता भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर या इसको अवशोषकता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दिखाते हैं ए से। अवशोषण क्षमता का सीधा मतलब होता है कि किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, जैसे 100 जूल विकिरण ऊर्जा की मात्रा किसी पदार्थ पर आपतित हुई और 50 जूल एब्जॉर्ब हो गई या अवशोषित हो गई उस वस्तु के द्वारा, तो अवशोषण क्षमता जब भी कहा जाएगा तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को ऊपर लिख देंगे हम। जैसे 50 जूल विकिरण ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे संपूर्ण आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, संपूर्ण आपतित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, कहने का मतलब 100 जूल विकिरण ऊर्जा की मात्रा अगर गिर रही है और 50 जूल एब्जॉर्ब हो रही है तो 50 जूल को ऊपर रख देंगे, 100 जूल को नीचे कर देंगे, तो संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं ए, एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, जिस तरह से उत्सर्जन क्षमता अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अलग अलग होती थी, उसी प्रकार अवशोषण क्षमता भी अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अलग अलग होती है। कोई पदार्थ है, ठीक है, जो कि 4600 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई जो है वस्तु है जो कि नीले प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, कोई है जो येलो प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है ना। वो बॉडी के ऊपर होता है, उसका नेचर कैसा है। भाई कोई वस्तु आपको लाल रंग की दिख रही है तो उसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि वो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के अलावा बाकी जो तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश है उनको अवशोषित कर लेता है और लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करता है। किसी वस्तु का रंग इस बात से निर्धारित होता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, क्योंकि जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी हमको वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। अगर कोई वस्तु पीले रंग के प्रकाश को बाहर निकाल दे रही है, मतलब उसको अवशोषित नहीं करती है, तो वह वस्तु हमको पीली दिखाई पड़ेगी।
अगर कोई वस्तु पीले को और लाल को दोनों को बाहर निकाल रही है तो पीले और लाल के सम्मिश्रण का जो रंग बनता होगा उसी रंग की वस्तु हमको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का जो रंग होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है और किस रंग के प्रकाश को बाहर निकाल रही है। ठीक है ना। क्योंकि रंग जो होता है वह वस्तु में नहीं होता। किसी वस्तु का रंग पीला है इसका मतलब वस्तु के भीतर पीला रंग थोड़ी भरा हुआ है। रंग तो सूर्य के प्रकाश में होता है। रंग जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में होता है, न कि वस्तु में होता है। इस संसार में सभी वस्तुएं रंगहीन है। किसी भी वस्तु का कोई रंग नहीं है, सारी वस्तुएं रंगहीन है। ठीक है। लेकिन जब उस वस्तु पर प्रकाश यानी विकिरण ऊर्जा पड़ती है तो जिस रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी उस वस्तु की वह नहीं दिखाई देगी। और अगर कोई ऐसी वस्तु है जो सभी रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी रंग बाहर न दिखाई दे, तो वह वस्तु काले रंग की दिखती है। उस वस्तु का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसलिए काला कोई रंग नहीं है। काला कोई रंग नहीं है। वस्तु काली इसलिए दिखती है क्योंकि वह वस्तु सारे प्रकाश के रंगों को एब्जॉर्ब कर ले रही है। जब कोई प्रकाश की वस्तु नहीं निकलेगी तो अंधकार जैसा हो जाएगा, इसलिए वह वस्तु काली दिखाई पड़ती है आपको। और कोई वस्तु ऐसी है जो सभी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित कर दे, किसी रंग के प्रकाश को अवशोषित न करे, तब क्या होगा? जब सारा प्रकाश बाहर निकल गया तो सभी प्रकाश का जो सम्मिलित रंग होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, व्हाइट। समझ रहे हैं? तो वह वस्तु आपको व्हाइट दिखेगी। ठीक है। तो जब सारे रंग के प्रकाश को बाहर निकाल दिया जाएगा तो वह वस्तु आपको व्हाइट दिखेगी, सफेद दिखेगी। इसीलिए सूर्य के प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? श्वेत किरण कहते हैं। कहते हैं श्वेत किरण एक आपतित हो रही है तो सूर्य के प्रकाश की जो किरण है कैसी होती है? श्वेत किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अवशोषण क्षमता जो है वह अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा होती है। तो आपको बता रहे थे कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अवशोषण क्षमता या अवशोषकता जो है वो अलग अलग होती है। किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की बात करें हम तो क्या हो जाएगा? ए लैम्डा। इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। ये क्या होता है? अब किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की बात आपने कर दिया तो उस विशेष तरंगदैर्घ्य का कितना भाग आपतित हुआ है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। कितना भाग आपतित हुआ है? डेल्टा क्यू। भाई प्रकाश तो बहुत सारा गिरा, प्रकाश तो बहुत गिरा, लेकिन हम स्पेक्ट्रमी किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कितना उस पर गिरा? 100 जूल प्रकाश गिरा था तो 100 जूल में तो कई तरंगदैर्घ्य मिश्रित थे। कोई 4600 एंगस्ट्रॉम का था, कोई 4800 का था, कोई 5200 का था। तो हम एक विशेष तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता के लिए। तो उस विशेष तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कितना जूल गिरा? तो 100 जूल में वो 20 जूल गिरा होगा, 25 जूल गिरा होगा, 30 जूल गिरा होगा। किसी सिंगल तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा हूं तो उस विशेष तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कितनी मात्रा में आपतित हुआ वो डेल्टा क्यू हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू आपतित हुआ तो उसी में से कुछ भाग वो एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। उसमें जो एब्जॉर्ब भाग है इसको ऐसे भी लिखते हैं अवशोषित विकिरण ऊर्जा। अवशोषित विकिरण ऊर्जा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा। ये आपतित विकिरण ऊर्जा जो है डेल्टा क्यू लिखा गया है, यह किसी एक विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए है। कौन सी तरंगदैर्घ्य के लिए? लैम्डा के लिए। ठीक है। दोनों का तिरछा गुणा कर देंगे आप यहां पे, तो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बराबर हो जाएगा ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अभी दोनों के प्रयोग से किरचॉफ का नियम निकलेगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। ठीक है ना। जहां डेल्टा क्यू
उस विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा है। समझ गया हो गया? अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर कोई वस्तु अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण, एक नोट में कल लिखवाया था आपको, याद है? वो एक नोट रहेगा और एक नोट ये रहेगा, इसको भी नोट में आप बना लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई वस्तु अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर ले, मतलब कुछ भी परावर्तित न करे, 100 जूल ऊर्जा गिर रही है तो 100 जूल को एब्जॉर्ब कर ले। समझ रहे बात को? 100 जूल गिर रही है और 100 जूल उसको एब्जॉर्ब कर ले अगर, तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी या आदर्श कृष्णिका। पूर्ण आदर्श कृष्णिका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कृष्णिका जो होती है यह ऐसी वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको हम मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं या इसको आदर्श कृष्णिका कहा जाता है, ठीक है ना? अब आदर्श कृष्णिका अगर संपूर्ण ऊष्मा की मात्रा को एब्जॉर्ब कर ले रही है तो आवश्यकता पड़ने पर, मतलब उचित माहौल मिल जाए, ठंडा मौसम मिल जाए, तो संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को वह बाहर भी निकाल देगी, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे कि गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर एंड बैड इमिटर्स आर बैड एब्जॉर्बर। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वह अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगर कोई वस्तु ऊष्मा की ज्यादा मात्रा जल्दी से अवशोषित कर लेती है तो वह जल्दी से ऊष्मा को बाहर भी निकाल देती है। अगर रेत है या बालू है, वो जल्दी गर्म हो जा रहा है तो जैसे ही शाम होती है जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जो देर में गर्म होता है वो देर में ठंडा होता है, जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब जो वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं वह अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। इसलिए जो ब्लैक बॉडी हमारी है, अगर वह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है, ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो इसका मतलब वह अच्छी उत्सर्जक भी है। तो आदर्श कृष्णिका न केवल ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं बल्कि यह अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है? आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी का रंग काला हो, ये नाम से लग रहा है आपको, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि आदर्श कृष्णिका का रंग काला ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? सूर्य जो है हमारा वह भी एक आदर्श कृष्णिका की श्रेणी में आता है। आदर्श कृष्णिका, क्योंकि सूर्य क्या कर रहा है? ऊष्मा को निकाल रहा है, लगातार ऊष्मा को निकाल रहा है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा उत्सर्जक है तो इसका मतलब कि अगर वह ठंडा हो जाएगा तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब भी करेगा। ऐसा कभी होगा नहीं वैसे, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है? अगर कृषिका ऐसा कर सकती है तो सूर्य के पास माहौल कभी ऐसा बनेगा तो वो कर सकता है ऐसा। एक गर्म भट्ठी है ना, जो आग का गोला बिल्कुल है, वह ऊष्मा को लगातार निकाल रही है, तो इसका मतलब कि वो ठंडा हो जाने पर ऊष्मा की मात्रा को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ठीक है? भट्टी जब जल जाती है तो उसका रंग कैसा काला हो जाता है, और काली वस्तुएं ऊष्मा को जल्दी एब्जॉर्ब करती है, उसमें मिलेगी उनको, तो यदि मिलेगी तो उसकी बात है, कर सकती है, ठीक है? तो जो भी वस्तुएं हैं, चिकनी वस्तुएं ऊष्मा को जल्दी एब्जॉर्ब भी करती हैं, जल्दी बाहर भी निकाल देती हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब कि जो वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं वह अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं, ठीक है? वैसे अगर आप पूर्ण कृषिका की बात करें, आदर्श नाम लगा दिया आपने, आदर्श कृषिका की बात करें तो कोई भी वस्तु इस संसार में आदर्श नहीं है, आदर्श कृषिका नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु का एग्जांपल आप नहीं दे सकते, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने ऊपर आपतित 100% विकिरण को एब्जॉर्ब कर ले। अपने ऊपर आपतित होने वाले 100% विकिरण को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है। लेकिन काजल है ना,
आप लगाते हैं, कालिक जो होती है, कालिक तो अलग चीज वाली है, काजल दोनों एक ही समतुल्य है। ये क्या होते हैं, ये आदर्श कृष्णिका की श्रेणी में गिने जाते हैं और ये लगभग अपने ऊपर आपतित 96% विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, काजल को आदर्श कृष्णिका की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये लगभग 96% विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब ये तो हो गई आदर्श कृष्णिका। अगर हमको एक व्यवहारिक कृष्णिका बनानी है, व्यवहारिक कृष्णिका, ठीक है, व्यवहारिक कृष्णिका को बनानी है, मतलब हम एक वस्तु बनाएं, ये तो नेचुरल है, काजल तो नेचुरल है, या अन्य वस्तुएं जो भी नेचुरल वस्तुएं हैं, अगर हम उसको बनाना चाहें, एक वस्तु हम बना दे ऐसी जो अपने ऊपर आपतित होने वाले सभी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर दे, तो ऐसी कृष्णिका को हम कहेंगे व्यवहारिक कृष्णिका, जो मैन मेड है। ठीक है, उसको हम व्यवहारिक कृष्णिका कहेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, कुछ भी नहीं करना आपको है, एक दोहरी दीवार का, ठीक है, एक दोहरी दीवार का कांच का बर्तन ऐसे ले लेंगे हम, ये बिल्कुल दोहरी दीवार का है कांच का बर्तन, समझ रहे हो आपको। दोहरी दीवार का इसलिए क्योंकि दोहरी दीवार के बीच में वायु भर जाएगी, वायु भर जाएगी तो वायु ऊष्मा की कुचालक है, तो यह ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देगी, जो भी अंदर ऊर्जा मिलेगी इसको, वह ऊर्जा बाहर नहीं जा पाएगी, सारी ऊर्जा अंदर रहेगी। ऐसा ही प्रबंध करना है कि जो भी ऊर्जा इसके अंदर जाए वो बाहर ना निकले, मतलब सबको ये एब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना निकलने पाए। इसको काले रंग से पेंट कर देंगे, अंदर की सतह को चिकना बनाएंगे, फिर काले रंग से पेंट कर देंगे, काले रंग से पेंट कर देंगे और चिकना बना देंगे। ठीक है, दोहरी दीवार का बर्तन लिया है आपने, ठीक, भीतरी सतह को आपने काले रंग से पेंट किया है और चिकना बनाया है। ठीक, चिकने से परावर्तन होगा। एक बहुत बारीक छिद्र, क्योंकि प्रकाश जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक बहुत बारीक छिद्र यहां पर ये सुराख आप करेंगे, ये इतना पतला स्थान है कि प्रकाश की किरण के जाने भर के लिए है केवल ये। ठीक है, इसमें एक खास व्यवस्था करते हैं, छोटी सी टेक्निक है कि जहां पर ये प्रकाश आपका इसकी सीध में, प्रकाश चलता सीधी रेखा चलता है, तो प्रकाश जब यहां सीधी रेखा में आए तो यह भाग जो है आपका, इस भाग को ऐसे तिरछा बना देंगे, ऐसे कर देंगे, नुकीला, मतलब कांच की दोहरी दीवार तो आपके पास ही है, इस भाग को ऐसे नुकीला बना देंगे, चाहे इधर का झुकाव कर देंगे या ऊपर कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, यही इसमें खासियत है। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए कि हो सकता है अगर यहां पर आप गोलाकार सतह है तो प्रकाश की किरण आए और इसकी कुछ किरणें टकरा करके बाहर निकल जाए, तो बाहर न निकलने पाए, ऐसा ही प्रबंध करना है हमको। तो बाहर न निकलने पाए इसका मतलब सीधे न टकराने पाए, यहाँ पे तिरछी सतह कर देंगे तो अपने आप सीधी आने वाली किरण भी किसी न किसी कोण पर झुकेगी। जब कोण पर झुकेगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो यह प्रकाश किरण बाहर तो किसी रूप में नहीं जा पाएगी। जब बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। ये कहने का मतलब अनंत बार टकराएगी लेकिन गोले के भीतर ही रहेगी। ये गोले के भीतर एक बार अगर परावर्तन से बाहर नहीं निकली तो फिर और कहीं से इसके बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। तो जितनी भी विकिरण ऊर्जा आएगी वो इस सतह से, जो चिकनी सतह है आपकी तिरछी, इससे टकरा करके गोले के भीतर ही बार बार परावर्तन होगा और काली सतह ही है। कुछ पहली बार में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ परावर्तन होगा, दूसरी बार यहां आएगी, वहां कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब होते होते 3-4 बार में सारी विकिरण ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कोई भी प्रकाश किरण बाहर भी नहीं जा पा रही है और वो एब्जॉर्ब भी हो जा रही है। तो हमने इस तरह से एक आदर्श व्यवहारिक कृष्णिका का निर्माण कर दिया, जिससे कि जो भी विकिरण ऊर्जा इस पर आपतित हो रही है वह विकिरण ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है। इसी को हम नाम देते हैं व्यवहारिक कृष्णिका। ठीक है, समझ गए होंगे आप।
अब विकिरण ऊर्जा से संबंधित किरचॉफ का नियम है, आप उसको नोट करेंगे, पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए उसका। विकिरण ऊर्जा संबंधित किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम आपको 12 में भी मिलेगा, वो वैद्युत धारा से संबंधित है, वह वैद्युत धारा से संबंधित किरचॉफ का नियम है, और यह विकिरण ऊर्जा संबंधित किरचॉफ का नियम है। नियम आप लिखिए जरा। नियम आपका है, किसी निश्चित ताप पर किसी दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी निश्चित ताप पर किसी दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता तथा उनकी अवशोषण क्षमता का अनुपात नियतांक होता है तथा यह उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है ना? फिर समझिए एक बार, सुनिए। किरचॉफ ने यह बताया कि किसी निश्चित ताप पर, ताप फिक्स है, जैसे ताप मान लीजिए है 100 डिग्री सेल्सियस, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की, कोई पदार्थ है, किसी निश्चित ताप पर और किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी निश्चित ताप पर किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए, क्योंकि हर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषण क्षमता भी अलग होती है, उत्सर्जन क्षमता भी अलग होती है। तो अगर एक विशेष तरंगदैर्घ्य की बात करें तो उस विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए, ठीक है, एक विशेष ताप पर ताप फिक्स है और एक विशेष तरंगदैर्घ्य फिक्स है, उसके लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात होगा, कोई एक वस्तु फिक्स है और ताप फिक्स है, ठीक है, कोई भी वस्तु किसी भी ताप पर सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है, अवशोषण भी करती है। जैसे कोई वस्तु है, गर्म वस्तु है, उसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वह वस्तु अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अलग अलग उत्सर्जन करती है ना, पूरी ऊर्जा निकालेगी, उसमें सभी तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश सम्मिलित होंगे, कुछ के कम ऊर्जा होगी, कुछ की ज्यादा ऊर्जा होगी, लेकिन सभी तरंगदैर्घ्य शामिल उसमें होंगे। तो किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए उत्सर्जन क्षमता को अगर हम ई लैम्डा से शो करें, ई लैम्डा से, और उसी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए जो अवशोषण क्षमता है वो ए लैम्डा है, तो किरचॉफ ने कहा कि ई लैम्डा और ए लैम्डा का जो रेशियो होता है, क्या होता है, वो नियतांक होता है। अगर किसी वस्तु के लिए ये नियम है आपका, पहली वस्तु के लिए, दूसरी वस्तु के लिए अलग कोई तरंगदैर्घ्य हम ले लें, तो उस तरंगदैर्घ्य के लिए भी इनका जो अनुपात होगा, ये सभी जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। ठीक है ना? जैसे एक वस्तु हमारे पास है, उस वस्तु की अवशोषण क्षमता कुछ अलग है, उत्सर्जन क्षमता अलग है किसी एक तरंगदैर्घ्य के लिए, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक नियतांक आएगा। दूसरी वस्तु हम ले लें, ठीक है ना, किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता अलग होगी, कुछ अवशोषण क्षमता अलग होगी, लेकिन दोनों का रेशियो जो होगा वो फिर वही आएगा जो पहले आया था। तीसरी वस्तु हम ले ले, ताप वही है, अलग तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, अवशोषण क्षमता अलग हो जाएगी, उत्सर्जन क्षमता अलग हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो रेशियो होगा वह वही आएगा। तो किसी विशेष ताप पर, है ना, किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए प्रत्येक वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो रेशियो होता है वो नियतांक होता है, और यह जो नियतांक आएगा यह उसी ताप पर, ठीक है, एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता, आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जकता को हम कैपिटल ई दिखाते हैं,
सामान्य के लिए स्मॉल ई से, ठीक है, और आदर्श कोशिका के लिए कैपिटल ई से। तो आदर्श कोशिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, या सिंपली आपको प्रूव करना है ई लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये है छोटा सा ही, कल आपको बताएंगे इसके बारे में, सिद्ध कराएंगे, और सिद्ध करने ज्यादा इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको कल बताएंगे।